गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ UGC NTA NET की। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो TGT PGT हो, JIC का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो कि रिलेटेड टू द इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें कम टाइम में मुझे पूरी मेरी जो अपनी पूरी कोशिश है वो ये है कि कम टाइम में मैं आपका ज़्यादा रिवीजन करा दूं और ज़्यादा कंटेंट आपके कवर कराऊं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ काफ़ी ऑथर और जो हमारे पास राइटर हैं मैंने उनका डिस्कशन किया है, जिसमें कि आपके शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ है, चार्ल्स डिकेंस है, जॉन कीट्स रहे। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो चार्ल्स लैम्ब की जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी उसे ज़रूर अच्छे से देखिएगा। और जो बच्चे आज इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिवीजन आसानी के साथ और कम समय में ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ PB शैली, जिनको हम जानते हैं पर्सी बेशी शैली के नाम से, हम उनको पूरा नाम इनका ये है और वैसे हम PB शैली के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो आप इनका जो पोएम्स हैं और प्लस जो इनके ऑड हैं वो काफ़ी पॉपुलर और फेमस हुए हैं। तो जो स्पेसिफिक ऑड है और जिनके ऊपर घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, अगर आप उठा करके देखते हैं तो मैंने आज उसी वर्क को इनका डिस्कस किया है इस वीडियो में। आइए चलिए अब मैं आपको जो है इनका जो जितना भी कंटेंट है या जो भी मोस्ट पॉपुलर इनके ऑड हैं और प्लस पोएम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। देखते हैं हम PB शैली का जो टाइम पीरियड रहा 1792 1822, 1792 1822। जाहिर सी बात है अब इनका वर्क का जो टाइम पीरियड, एक तो ना इस चीज़ को पकड़िए, जब आपने उनका जो टाइम पीरियड है, जो उनका लाइफ टाइम पीरियड आपने एक बार पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि इसी के बीच में उनका वर्क भी आएगा। अगर आप एक छोटी सी की ये पकड़ लेंगे ना कि 1792 बिटवीन 1822 के बीच में ही इनका लिटरेरी कैरियर भी होगा या इनका पोइट्री कैरियर भी होगा, तो आप इस तरह से पकड़िए। और जब भी कोई पोएम या इस तरह का कोई भी ऑर्ड आता है या कोई भी वर्क पूछा जाता है किसी ऑथर का, तो आप उस वर्क को उसके जो लाइफ टाइम है उससे थोड़ा रिलेट कर लिया करिए, तो इससे क्या होगा आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि PB शैली का जो हमारा लाइफ टाइम पीरियड रहा 1792 एंड 1822। बात आती है इनके एडोनेस जो इनका एक पेस्टोरल इलेजी थी। कैसी इलेजी थी? पेस्टोरल इलेजी थी। पब्लिश कब हुई? 1821 में। पेस्टोरल इलेजी यही पूछा गया है बार बार, जितने क्वेश्चंस पूछे गए घुमा फिरा के मैंने सबका यहाँ पर एक कंक्लूजन आपको देने की कोशिश की है, इसे आप याद रखिए। देखिए कब पब्लिश हुई? 1821 में। कैसी इलेजी थी? पेस्टोरल इलेजी थी। और किसके ऊपर लिखी गई थी? तो लिखी गई थी रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। किसके ऊपर लिखी गई? कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी गई। जब जॉन कीट्स का जो थी डेथ हो गई उस टाइम पे PB शैली ने उनकी डेथ के ऊपर इस पोएम को लिखा था। इज दैट क्लियर? इसमें क्या है? 55 स्पेंसेरियन, इसमें हमारे पास है 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा, इसे इस तरह से पढ़ेंगे आप। 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा से इसको कंपोज किया गया। मतलब इसका जो स्टेंजा था उसका टाइप क्या था? स्पेंसेरियन स्टेंजास थे ऑफ 9 लाइन ईच, और हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स थी? 9 थी। कितनी लाइन्स थी? 9 लाइन्स थी हर स्टेंजा में, ठीक है। और वैसे स्टेंजा कितने थे? 55 स्टेंजास थे। तो कुल मिलाकर के कितने हुए? अगर हम कुल की बात करें तो लाइन्स हमारे पास कितनी आती हैं? 495 लाइन्स की ये पेस्टोरल इलेजी थी। इस तरह करके आप इसको पढ़ेंगे तो आप जो मोटी मोटी बातें हैं इससे घुमा फिरा के चाहे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कितनी लाइन्स थी या ये कैसी जो थी पोएम थी, तो पेस्टोरल इलेजी थी। और अगर पूछा जाता है कि किसकी याद में या किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई थी, तो जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर इस इलेजी को लिखा गया था। किसने लिखा? PB शैली ने। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया, नोट्स बनाने का तरीका, पेज के ऊपर उस ऑथर या उस राइटर या उस पोइट का नाम लिख लीजिए और नीचे सारा वर्क उनका आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से पता है कि PB शैली के बारे में बात हो रही है तो हम PB शैली की तो बात करेंगे, उन्हीं के वर्क की बात करेंगे, तो बार बार PB शैली लिखना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए एडोनिस समझ आया? 1821 में ये पब्लिश होती है। पेस्टोरल इलेजी है, डेथ ऑफ कीट्स के ऊपर लिखी गई। 55 स्पेंसेरियन स्टेंजाज में लिखी गई है। 9 लाइन्स ईच स्टेंजा जो इसका कंटेंट कर रहा है वो 9 लाइन्स कर रहा है और कुल मिलाकर के 495 लाइन्स इसके अंदर इंक्लूड थी।
इज दैट क्लियर। बात आती है और टू द वेस्ट वाइंड, बहुत ही मतलब फेमस और मोस्ट, इसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पोएम, या इसे हम ऑड, अगर इसकी कैटेगरी ऑड है तो ऑड है ये उनका। ऑड का मतलब होता है संबोधित करते हो किसी को कोई बात कहना। ऑड का मीनिंग हमारी पोइट्री में ये है कि हमने अगर किसी को संबोधित करके कोई बात कही है तो उसके लिए ये वर्ड आता है। और इन्होंने जो लिखा है और टू द वेस्ट वाइंड, अरे ए पश्चिमी हवाओं, तो किसको संबोधित किया गया, अरे ए। अरे ए जो है वो संबोधन है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो ये जो आपका ऑड है यानी और टू द वेस्ट वाइंड, पश्चिमी हवाओं को संबोधित करते हुए लिखा जाना इस पोएम का, इसीलिए इसका नाम पड़ा और टू द वेस्ट वाइंड। चलिए, और टू द वेस्ट वाइंड पब्लिश होती है 1819 में, 1819 में ये एक ऑड था, ठीक। ओरिजिनली पब्लिक, अगर हम ओरिजिनली पब्लिश की बात करें, लिखी तो गई थी 1819 में, लेकिन पब्लिश हुई ओरिजिनली वास्तविक रूप में 1820 में। कब हुई, 1820 में। किसके द्वारा हुई, बाई चार्ल्स और पीबी शैली के द्वारा। क्या हुआ था, बाई चार्ल्स एंड पीबी शैली दोनों ने कंपेयर हिमसेल्फ टू द वाइंड एज टाइमलेस स्विफ्ट। इसमें जो हमारे पीबी शैली हैं उन्होंने खुद को कंपेयर किया था, किससे किया था, इससे विंड से किया था। कैसे किया था, एज टाइमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, स्विफ्ट एंड प्राउड। इसकी को आप पकड़ लीजिए। मतलब इस पोयम में जो खास बात थी वो क्या थी कि जो हमारे पीबी शैली हैं उन्होंने खुद को कंपेयर करते हुए खुद का कंपैरिजन किससे किया, टू द विंड से किया। और किस रूप में किया, एज टाइमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। बस यहाँ तक अब आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि किससे कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट आता है वेस्ट वाइंड टू मेक हिम हिज लायर। बात आती है कि वेस्ट वाइंड जो था इन्होंने खुद अपने से इसको जो है क्या किया था, इसे लेयर किया था। लायर मतलब यानी कि इसको इन्होंने अपनी खुद की वीणा, एक लहर का मतलब होता है वीणा देना, यानी कि वीणा का काम इन्होंने किया था। और ग्रीक में पुराने ज़माने में क्या होता था कि वीणा के ऊपर ही पोएम्स गाई जाती थी इस तरह से। इट इज़ रिटन इन टेर्जा रीमा। अच्छा हाँ, ये भी है कि ये किस में लिखी गई, इसका जो पैटर्न था क्या था कि इन्होंने टेर्जा रीमा, एक टर्म्स यहाँ पर यूज़ हुई, इसको याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि टेर्जा रीमा में पीबी शैली की कौन सी पोएम आप लिखी गई थी, पीबी शैली ने कौन सी पोएम लिखी थी इन द टेर्जा रीमा पैटर्न। तो टेर्जा रीमा पैटर्न इज द और टू द वेस्ट वाइंड। ओके, टेर्जा रीमा, 3 लाइन्स राइमिंग। 3 लाइन्स राइमिंग इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देख लेंगे। ये टेर्जा रीमा का 3 लाइन्स राइमिंग होती है, ए बी, बी सी बी एंड सी डी सी। समझ में आया, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, ये है इसका 3 लाइन्स राइमिंग पैटर्न है इसका ये। और इसमें इसी को बोला गया टेर्जा रीमा, इसी के अंदर लिखी गई है। और टू द वेस्ट वाइंड इनका एक ऑड है और इसमें पीबी शैली ने अपने आप को कंपेयर किया है। मतलब अगर हम बात करें तो टू ए विंड से, यानी कि हवा से। और किस रूप में किया, इट इज़ एज ए टाइमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड में, और वेस्ट वाइंड टू मेक हिम हिज लेयर। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। और इट इज़ रिटन टेर्जा रीमा और टू द वेस्ट वाइंड क्लियर हो गया। जितने क्वेश्चन इसके आजू बाजू इधर उधर घुमा फिरा के पूछे गए थे सबको यहाँ लिख दिया गया है, आपको आसानी होगी क्योंकि सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल रहा है, बनिस्बत इसके कि आप अलग अलग ढूंढे। ठीक है, चलिए, और टू द स्काईलार्क क्या है। और टू द स्काईलार्क ये भी एक ऑड था, लेकिन ये 1820 में क्या होता है, इसका पब्लिकेशंस होता है, ये पब्लिशर होती है। इसके पब्लिश्ड के बाद में अब ये कैसी पोएम थी, ये एक रोमांटिक पोएम थी, रोमांटिक। ठीक है, इसे चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिख करके छोड़ दीजिए कि रोमांटिक पोएम थी। कैसी पोएम थी ये, रोमांटिक पोएम थी। 21 स्टेंजास थे और 5 लाइन्स ईच थी। 21 स्टेंजा में हर स्टेंजा में 5 लाइन थी, इस तरह समझिए आप इसको। हर स्टेंजा कितनी लाइन कंटेन्स किया था, 5 लाइन्स कंटेनिंग थी। एंड प्लस राइम स्कीम क्या थी इसकी, ए बी बी। क्या राइमिंग स्कीम थी, अब देखिए यहाँ राइम स्कीम और यहाँ राइम स्कीम बदल गई। और टू द वेस्ट वाइंड किस में था, टेर्जा रीमा राइम स्कीम थी। और 3 लाइन्स राइमिंग में ए बी सी बी सी डी सी था। और यहाँ पे अगर आप आएंगे और टू स्काईलार्क में, तो इन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी राइम स्कीम को बदला और ए बी करके इन्होंने अपनी राइमिंग स्कीम दी। ये पैटर्न अपनाया, रोमांटिक पोएम थी, ये भी याद रखिए। 21 स्टेंजा थे, 5 लाइन्स ईच थे। 5 लाइन्स कंटेंस इन ईच स्टेंजा, जिसे मैं शॉर्टकट में इस तरह से लिखती हूँ आपके सामने।
अब बात आती है कब पब्लिश हुई, किसके साथ पब्लिश्ड हुई है। पब्लिश्ड अकम्पनिंग हिज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथेस अनबाउंड बाय चार्ल्स एंड जेम्स कॉलियर्स इन लंदन। ये जो मतलब अगर हम बात करें ऑटो स्काईलार्क, ये पब्लिश्ड हुई थी, इनका एक लिरिकल ड्रामा था। लिरिकल ड्रामे का नाम क्या था, प्रोमेथेस अनबाउंड। इसके साथ में ही इसको भी पब्लिश किया गया था और किसके द्वारा, चार्ल्स एंड जेम्स कॉलियर लंदन में इन सब ने मिलकर के इसको पब्लिश किया था। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि मतलब लंदन में हमारा जो यहाँ पे दो नाम है चार्ल्स एंड जेम्स कॉलियर, इनके द्वारा इस ड्रामे के साथ ही और टू द स्काईलार्क को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और ये क्या था, ये एक लिरिकल ड्रामा था। चलिए, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हेलास क्या है। हेलास 1821 में लिखा गया एक वर्स लिरिकल ड्रामा है। क्या है, वर्स लिरिकल ड्रामा है। लास्ट, और इस पोएम के बारे में ये है कि ये शैली की लास्ट पब्लिश्ड पोएम थी। क्या थी ये, लास्ट पब्लिश्ड पोएम थी शैली की। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द पोएम ऑफ द लास्ट पब्लिश्ड पोएम ऑफ पीबी शैली, तो आप इसका आंसर देंगे ये हेलास। हेलास क्या है आपकी, हेलास वॉज द लास्ट पब्लिश्ड पोएम ऑफ द पीबी शैली। इस तरह करके आप इसका आंसर दे सकते हैं और आंसर में हेलास होगा तो आप टिक अपने ऑप्शन पे लगा ही देंगे सीधा सीधा। तो हेलास 1821 में आती है, पब्लिश्ड होती है। ये वर्स लिरिकल ड्रामा था, लास्ट पब्लिश्ड पोएम थी किसकी, पीबी शैली की। इंस्पायर्ड किससे थी, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। उस टाइम पे ग्रीक और तुर्किश में जो आपस में रिवॉल्ट चल रहा था, जो एक तरह का विद्रोह चल रहा था, उससे ये इंस्पायर्ड थी पूरी तरह ये पोएम। इसीलिए कहा गया, इसमें मैंने डाल दिया है इंस्पायर्ड बाय द। अगर ये पूछा जाए कि इंस्पायर्ड किससे थी, तो द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन, द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन से ये इससे इंस्पायर्ड थी। इट वॉज द इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक ऑफ लिबरेशन। इसे आप इस तरह से करके याद करेंगे, द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। नेक्स्ट वर्क आता है द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिज्म। द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिज्म प्रिंटेड इन 1811 में, 1811 में इसे खुद शैली ने, पीबी शैली ने खुद इसको प्रिंट करवाया था। इसकी खासियत ये थी, क्या था, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, तभी तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्यों ना वो स्पेसिफिक वर्क का ज़्यादा रिवीजन करें जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मैंने अपने इस व्हाइट बोर्ड पर पूरा वही कंटेंट लाने की कोशिश की जिनके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए, और क्या क्या पूछे गए उसे मैंने उसके सामने ही ऐड कर दिया है प्लस प्लस करके। ये कीवर्ड आप पकड़िए और इनके थ्रू प्रिपरेशन करिए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो और आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर अच्छे से कमांड हो जाए और आप एक सही ऑप्शन तक पहुंचने में आपको हेल्प मिले। चलिए, द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिज्म प्रिंटेड इन 1811 एन एस्से। क्या था ये, एक एस्से था। सबसे पहली बात क्या था, ये एक एस्से था। अभी तक तो हमने यहाँ पर ऑड पढ़ा, ये ऑड पढ़ा। हेलास इनकी लिरिकल ड्रामा थी, वर्स लिरिकल ड्रामा। लेकिन द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिज्म क्या था, एक एस्से था जो 1811 में प्रिंटेड हुआ। शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ इट। तो शैली को इसी की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था जब इसका पब्लिकेशन हुआ था। इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। वैसे मोस्टली ज़्यादातर यही पूछा गया कि ये क्या था, तो एनएस से था। लेकिन अगर आपको रीज़न भी देना है आगे कि इसके बाद जो रीज़न नहीं बल्कि रिजल्ट कहेंगे कि इसके बाद रिजल्ट क्या निकला, तो हो सकता है इस बार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो शैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ इट। नेक्स्ट वर्क इज द मास्क ऑफ एनार्की। मास्क ऑफ एनार्की की अगर हम बात करें, एनार्की भी पढ़ा जाता है, कुछ लोग एनार्की पढ़ते हैं, तो आप चाहे जैसे प्रोनाउंसिएशन करिए। द मास्क ऑफ एनार्की 1819 में आती है और ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम थी। कैसी पोएम थी, ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम। बस इसके ऊपर यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें नहीं ऐड किया। एक ही बार क्वेश्चन आया भी है, ज़्यादा इस वर्क के ऊपर नहीं पूछा गया। लेकिन जो पूछा गया है उसे आप ध्यान रखेंगे। द मास्क ऑफ एनार्की कैसी पोएम है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। हु वाज द रिटन बाय, तो रिटन बाय द पीबी शैली। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट नंबर वर्क इज प्रोमेथियस अनबाउंड। क्या है, व्हाट इज द प्रोमेथियस अनबाउंड से आप क्या समझ रहे हैं, जिसके साथ इन्होंने कौन सा वर्क अपना पब्लिश किया था, और टू द स्काईलार्क। इसे दोनों को इन्होंने एक साथ पब्लिश किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो प्रोमेथियस अनबाउंड की बात करें तो 1819 में ये आता है। 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा था। 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा, 4 एक्ट मतलब 4 एक्ट में बटा हुआ था, लिरिकल ड्रामा था ये, और 1819 में ये आया था, पब्लिश्ड हुआ था, या ये स्टेज पर फिल्माया गया था, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो 1819 में 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा प्लस टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर। अच्छा, ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये किसके ऊपर बेस्ड था, तो द ग्रीक ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर के ऊपर प्रोमेथियस बेस्ड था। क्या था? ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर के ऊपर प्रोमेथियस बेस्ड था। इस तरह से करके पूछा गया था, तो आप बस इसको कीवर्ड को याद रखिए कि प्रोमेथियस अनबाउंड 1819 में आने वाला इनका 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा था। आगे अगर और कुछ ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस हु डिफाइज द गॉड एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी। ये पूरा आप अगर याद रख सकते हैं तो इसको आप याद रखिएगा। वैसे बस इतना ही पूछा गया था ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर, जो मैंने आपसे कहा है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे कि इट वॉज द बेस्ड ऑन द ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर। तो ये इसके ऊपर बेस्ड था और एक लिरिकल 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा था, बस इतना याद करिए। और हु वाज द रिटन बाय पीबी शैली। ज़्यादातर तो वैसे यही पूछा गया कि हु वाज द रिटन दिस, ये ऑड है, पोयम है, एस्से है, या फिर इनका लिरिकल ड्रामा है, इस तरह करके पूछा गया। तो पीबी शैली तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। पीबी शैली का जितना फेमस वर्क और जो बार बार पूछा गया प्रीवियस ईयर के पेपर में, वो सब का कंक्लूजन मैंने उठा करके आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे रखा है। रिवीजन अगर आपको वाकई वो करना है कि हाँ जिसमें से क्वेश्चन लगने वाले हैं, तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उस वीडियो के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम है हमारे पास, और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में हमें ज़्यादा कंटेंट कवर करना है। तो इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। आप इसी तरह से इसको जो है तैयारी करिए, इसीलिए मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो अपलोड कर भी रही हूँ फ़िलहाल। चलिए, इसी के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ़रहत परवीन अब आपसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा नया कंटेंट लेकर के फिर से आऊँगी आपके लिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या फिर मेरे साथ ही राइट डाउन अपनी नोटबुक में कर लिया करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।